हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम। जो कंट्रोल सिस्टम है हमारे, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ठीक है, तो जैसे एक नेगेटिव फीडबैक सिस्टम होता है, तो नेगेटिव फीडबैक नेचर ऑफ मोस्ट कंट्रोल सिस्टम अपन देखने वाले हैं। नेगेटिव फीडबैक का मतलब क्या है कि जो भी प्रॉब्लम हो रही है आपके अंदर, उसके जस्ट अपोजिट वो एक्शन करता है। जैसे इसका एक एग्जांपल है कि अगर आपकी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया है, ज़्यादा हो गया है, तो तुम फास्ट ब्रीदिंग करने लगते हो, वेंटिलेशन ज़्यादा होने लगता है। ठीक है, यानी एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बॉडी से निकल जाता है, तो वापस से नॉर्मल बॉडी लेवल पे आ जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा, बॉडी ने उसको कम किया, यानी कि क्या किया, एक अपोजिट एक्शन लिया, उसको कम किया ना, जो बढ़ा हुआ चीज़ है उसको कम किया, अपोजिट एक्शन किया। तो ये है नेगेटिव फीडबैक। देखो और एग्जांपल्स देखते हैं इसके। अगर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा कम हो जाए, ठीक है, तो ब्रीदिंग स्लो हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में ही रुक जाएगा, लेवल फिर से नॉर्मल हो जाएगा, यानी अगेन क्या हुआ, अपोजिट एक्शन हुआ और उससे अपनी भलाई ही हुई। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है कि ब्लड प्रेशर का। अगर ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है तो बॉडी उसको कम करने की सिग्नल्स देगा नेगेटिव फीडबैक में, अगर लो हो जाता है तो बढ़ाने के सिग्नल देगा नेगेटिव फीडबैक में, यानी कि हर बार बॉडी के अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है हमारा नेगेटिव फीडबैक। अब गेन ऑफ कंट्रोल सिस्टम पढ़ते हैं। गेन मतलब होता है कितना स्ट्रॉन्ग कंट्रोल सिस्टम है। ठीक है, गेन का मतलब होता है कितना स्ट्रॉन्ग कंट्रोल सिस्टम है, यानी कि स्ट्रेंथ ऑफ कंट्रोल सिस्टम हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। गेन का एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है गेन का फॉर्मूला? करेक्शन डिवाइडेड बाय एरर। ये आपके कैलकुलेशन टाइप थोड़ा टॉपिक है, इसमें थोड़ी अपन को कैलकुलेशन करनी रहेगी। तो गेन इज इक्वल्स टू क्या होता है, करेक्शन डिवाइडेड बाय एरर। करेक्शन क्या होता है, बॉडी ने कितना ठीक कर लिया है उस चीज़ को, और एरर कितनी प्रॉब्लम अभी भी बाकी है, यानी कि बॉडी ने कोई प्रॉब्लम है उसको पूरी तरीके से ठीक नहीं किया है, उसमें अभी भी कुछ एरर्स हैं, यानी कि अभी भी प्रॉब्लम बाकी है। तो जितना ठीक किया है डिवाइडेड बाय जितनी प्रॉब्लम बाकी है, उसी को क्या कहेंगे, गेन, यानी कि स्ट्रेंथ ऑफ कंट्रोल सिस्टम। इसका एग्जांपल अपन ब्लड प्रेशर से लेते हैं, बैरो रिसेप्टर सिस्टम से लेते हैं। बैरो रिसेप्टर सिस्टम मैंने बताया था, जो ब्लड प्रेशर का सेंसरी सिस्टम होता है। ठीक है, अब देखो विदाउट कंट्रोल सिस्टम हमने कहा कि जो बीपी थी वो इंक्रीज़ हो गई 100 से, उसमें 75 mmHg का इंक्रीज़ हो गया, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो बीपी 100 से 75 इंक्रीज़ हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी, 175। तो बीपी 100 से 175 mmHg हो गई अगर कंट्रोल सिस्टम नहीं लगा हुआ है। बट अगर कंट्रोल सिस्टम लगा हुआ है तो बीपी इंस्टेड ऑफ 75 25 ही इंक्रीज़ होगी और वो हो जाएगी 100 से 125 mmHg। तो अगर अपन कैलकुलेट करेंगे तो करेक्शन कितना आया है, यानी कि हमारी बॉडी ने कितना ठीक किया है, -50 mmHg ठीक किया है, बॉडी ने 50 कम किया है आपके ब्लड प्रेशर को। कैसे किया ये हमने, 175 - 125 कितना हुआ, -50। ठीक है, अब एरर कितना अभी भी बाकी है, 100 होना चाहिए था ना, तो कितना अभी भी बाकी है, तो अभी भी +25 mmHg अपना बाकी है। तो इसका गेन निकालेंगे तो क्या आएगा, गेन -50 यानी कि करेक्शन डिवाइडेड बाय एरर डिवाइडेड बाय +25, तो क्या आ जाएगा अपना गेन, -2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा है कि सिस्टम परफेक्ट नहीं है पर काफ़ी हेल्पफुल होता है एटलीस्ट, क्योंकि अगर सिस्टम नहीं होता तो फिर +75 इंक्रीज़ रहती और ओके, सॉरी फॉर द डिस्ट्रप्शन। अच्छा, यहाँ पर देखिए कि सिस्टम परफेक्ट नहीं था, ठीक है, पर काफ़ी हेल्पफुल था, है ना। अगर सिस्टम ही नहीं होता तो 75 इंक्रीज़ रहता, बट सिस्टम के साथ ये सिर्फ 25 इंक्रीज़ है, मतलब डिस्टर्बेंस सिर्फ 1/3 ही रह गया है ना। ठीक है, अब देखो टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम का एग्जांपल हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम का क्या एग्जांपल है, इसमें आपका गेन -33 आता है। ये बहुत ज़्यादा नंबर है, मतलब बॉडी टेम्परेचर सिस्टम डिस्टर्बेंस को ऑलमोस्ट पूरा कंट्रोल कर देता है।
उसका जो डिस्टर्बेंस है वो पूरा कंट्रोल हो जाता है। बहुत पावरफुल सिस्टम है अपना टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम का। अंडरस्टूड? ओके। अब पॉजिटिव फीडबैक के बारे में देखते हैं। तो पॉजिटिव फीडबैक से विस्कस साइकिल कॉज हो सकती है और इवन डेथ भी हो सकती है। हाँ, पॉजिटिव फीडबैक जस्ट नेगेटिव फीडबैक का अपोजिट है। जैसे नेगेटिव फीडबैक में वो उसके अपोजिट काम कर रहा था, जो भी चीज़ हो रही थी, बीपी बढ़ रहा था तो उसको कम कर रहा था। बट जो पॉजिटिव फीडबैक है वो सेम डायरेक्शन में पुश करता है, और सेम डायरेक्शन में अगर पुश होगा तो डेंजर हो जाता है, राइट। यानी अगर बीपी बढ़ रही है तो ये और बढ़ाएगा तो और दिक्कत ही होगी। इसका एग्जांपल हार्ट से देखते हैं अपन। अगर ब्लड लॉस हो गया है 2 लीटर का, तो बॉडी में ब्लड कम हो गया है, ठीक है। अब हार्ट वीक हो गया है, कम ब्लड और कम इसने किया ब्लड को, अब हार्ट प्रॉपर्ली पंप भी नहीं कर पा रहा है, ठीक है। अब ब्लड प्रेशर गिर जाएगा, ठीक है। अब ब्लड प्रेशर गिर जाएगा क्योंकि वीक हार्ट है। अब हार्ट को ब्लड सप्लाई और कम मिलेगा, ठीक है। ये और कम ब्लड सप्लाई करेगा, यानी कोरोनरी ब्लड फ्लो, यानी जो कोरोनरी आर्टरीज़ के थ्रू ब्लड फ्लो हो रहा है वो और कम हो जाएगा, और हार्ट और वीक हो जाएगा। यानी सब कुछ और कम ही होता जा रहा है इसके अंदर। तो एक विस्कस साइकिल आ जाती है यहाँ पे। कैसी? कि जो वीक हार्ट है उसके कारण लो बीपी हो गई तो लेस ब्लड मिला हार्ट को, फिर लेस ब्लड मिला तो हार्ट और वीक हो गया, तो एंड रिज़ल्ट क्या होगा? डेथ, ठीक है। बट यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट ट्विस्ट है, हर पॉजिटिव फीडबैक जो होता है वो डेंजरस नहीं होता है। अगर ब्लड लॉस सिर्फ 1 लीटर हो तो नेगेटिव फीडबैक सिस्टम एक्टिवेट होते हैं, ठीक है। वो बीपी को वापस बढ़ाते हैं, ठीक है। कम करने की बजाय वो बीपी को बढ़ाएंगे तो हार्ट को सपोर्ट करते हैं और साइकिल ब्रेक हो जाती है। जो विस्कस साइकिल है अजीब सी, ये ब्रेक हो जाएगी और पर्सन रिकवर कर सकता है, ठीक है। देखो, पॉजिटिव फीडबैक इज इक्वल्स टू प्रॉब्लम को और बढ़ाना, इसलिए मोस्टली हम ये यूज़ नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि ये स्टेबल नहीं होता है और ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। जैसे कि अभी हमने देखा, ये जो फ्लो चार्ट है इसमें बस ये बताया गया है कि अगर 1 लीटर ब्लड लॉस होता है तो क्या यहाँ पे क्या स्टार्ट हो जाएगा? नेगेटिव फीडबैक स्टार्ट होगा तो हम नॉर्मल, बैक टू नॉर्मल हो जाएंगे। अब अगर ब्लड लॉस ज़्यादा हो जाता है, 2 लीटर का हो जाता है, तो सीधा क्या होगा? ये कम होते होते, अपना बीपी कम होते होते डेथ ही हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक स्टार्ट हो जाएगा। अंडरस्टूड? अच्छा, पॉजिटिव फीडबैक कभी कभी यूज़फुल भी होता है। आपको पता है पॉजिटिव फीडबैक मतलब सेम डायरेक्शन में फास्ट और पावरफुल प्रोसेस करना, ठीक है। पॉजिटिव फीडबैक कब यूज़फुल हो सकता है? ब्लड क्लॉटिंग के टाइम पे, चाइल्ड बर्थ के टाइम पे और नर्व सिग्नल के टाइम पे, ठीक है। तो ब्लड क्लॉटिंग के टाइम पे क्या होता है? देखो ज़रा, ब्लड क्लॉटिंग के टाइम पर क्या हो रहा है। तो देखो, ब्लड क्लॉटिंग हुई, इंजरी हुई, अपने को कट लगा, क्लॉट स्टार्ट हो गया। अब क्लॉट स्टार्ट हो गया तो क्लॉटिंग एंजाइम वो और एक्टिवेट करेगा, और एंजाइम एक्टिवेट करेगा, और क्लॉट फॉर्म्स होंगे, तो अपना जो होल है, जो कट है, वो क्लोज़ हो जाएगा। तो ये तो अच्छी बात हुई, ये पॉजिटिव फीडबैक ने अच्छा काम किया, ठीक है। बट अगर ये भी ओवर हो जाता है, अगर ज़्यादा क्लॉट हो जाएंगे तो आर्टरी ब्लॉक हो जाएगी और हार्ट अटैक आ जाएगा, ठीक है। हाँ, ये एकदम अच्छा भी नहीं है, ठीक है। चाइल्ड बर्थ के टाइम पे देखते हैं। चाइल्ड बर्थ में बेबी जो है वो सर्विक्स को पुश करता है, सर्विक्स और स्ट्रेच होगा। अब यूट्रस को सिग्नल जाएगा और स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होंगे, और स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होंगे तो और स्ट्रेचिंग होगी, और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होंगे तो बेबी का बर्थ हो जाएगा, ठीक है। अगर ऐसा होता, वीक कॉन्ट्रैक्शन होते, नेगेटिव फीडबैक आ जाता कि बेबी सर्विस को पुश कर रहा है, पर नेगेटिव फीडबैक के कारण वो और उसे पुश नहीं करने देता, या फिर वीक कॉन्ट्रैक्शन हो जाता, तो साइकिल तो स्टॉप ही हो जाती, डिलीवरी डिले हो जाती, ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक अपना अच्छा काम किया है। अब नर्व सिग्नल की बात करते हैं। अगर छोटा सा सोडियम की एंट्री हो गई है तो मेम्ब्रेन चेंज होंगे और सोडियम चैनल्स ओपन हो जाएंगे और सोडियम की एंट्री हो जाएगी इस कारण। तो ये बिग सिग्नल है, ये अपना एक्शन पोटेंशियल का काम करता है। सोडियम अच्छा है, ठीक है, और सिग्नल फिर ट्रैवल करेंगे नर्व के अंदर। तो देखो, नेगेटिव फीडबैक है, ये क्या काम करता है? कंट्रोल करता है चीज़ों को और बैलेंस करता है। पॉजिटिव फीडबैक ये क्या करता है? ये स्पीड में काम करता है और एम्पलीफाइड डायरेक्टली काम कर देता है, ठीक है। चलो,
अब हम बात करते हैं मोर कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ कंट्रोल सिस्टम की, जिसको अपन कहते हैं फीड फॉरवर्ड एंड अडेप्टिव कंट्रोल। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम जो है उसमें बहुत सारे कंट्रोल सिस्टम होते हैं। ठीक है, कुछ जो होते हैं वो सिंपल फीडबैक सिस्टम होते हैं, जैसे कि नेगेटिव या पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम जैसे। कुछ जो होते हैं कॉम्प्लेक्स होते हैं, डिफरेंट टाइप के होते हैं। ठीक है, अब फास्ट मूवमेंट प्रॉब्लम में क्या होता है, देखो कुछ जो अपने बॉडी के मूवमेंट होते हैं कभी कभी बहुत फास्ट होते हैं। ठीक है, इतना टाइम ही नहीं होता है बॉडी के पास कि वो ब्रेन को सिग्नल भेजे और वगैरह वगैरह, वो डिसाइड करे क्या करना है वगैरह, तो इसलिए नॉर्मल फीडबैक सिस्टम यहाँ पे यूज़ नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा सिस्टम यूज़ होता है, फीड फॉरवर्ड कंट्रोल सिस्टम यानी प्रेडिक्शन सिस्टम। प्रेडिक्शन यानी कि अंदाज़ा लगाने वाला। ठीक है, तो ब्रेन पहले से ही डिसाइड करके रखता है एक एक्शन को, डायरेक्टली मसल को सिग्नल भेजता है और मूवमेंट इंस्टेंटली ही हो जाता है। ठीक है, अब जो भी हुआ हो गया। अब ये चेक करेंगे कि मूवमेंट के बाद क्या होता है। ठीक है, तो मूवमेंट के बाद की चेकिंग होती है कि बॉडी के जो सेंसरी नर्व सिग्नल भेजते हैं। ठीक है, बॉडी के जो सेंसरी नर्व्स है वो सिग्नल भेजेंगे अब ब्रेन को, तो ब्रेन को पता चलता है कि मूवमेंट सही था ये, या ये मूवमेंट गलत था। ठीक है, अब क्या होता है, अब अडेप्टिव कंट्रोल आता है यानी लर्निंग लूप। अगर मूवमेंट गलत था, अगर सही था तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर मूवमेंट गलत था तो ब्रेन अपनी कमांड को और इम्प्रूव करता है, नेक्स्ट टाइम और बेटर मूवमेंट करता है, फिर से चेक करता है, इम्प्रूव करता है और रिपीट करता है। ठीक है, तो क्या लिखा है यहाँ पे, फास्ट सिचुएशन हुई कोई तो फीड फॉरवर्ड सिस्टम आएगा, प्रेडिक्शन हो जाएगा अपने आप, डायरेक्टली जो एक्शन होना है हो जाएगा उस टाइम। ठीक है, फिर मूवमेंट होंगे। ठीक है, मूवमेंट में अपन को पता चलेगा, फिर मूवमेंट होंगे कि सही था अपन ने जो किया या गलत था। फिर फीडबैक यानी कि वही चेकिंग होगी। ठीक है, और फिर क्या होगा, अडेप्टिव कंट्रोल, अगर सही था या गलत था यहाँ पे चेकिंग हो गई, अगर गलत था तो अडेप्टिव कंट्रोल क्या करेगा, लर्न करेगा और उसे इम्प्रूव भी करेगा। ठीक है, अब अपन फिजियोलॉजिकल वेरिएबिलिटी की बात करेंगे। तो इसकी जो नॉर्मल वैल्यू है एक नंबर नहीं होती है। ठीक है, ये एक रेंज होती है जो इंसान में डिफ़र करती है, डिफरेंट होती है हर एक इंसान के लिए। तो जो फिजियोलॉजिकल वेरिएबिलिटी है वो दो टाइप की होती है, टाइटली कंट्रोल और हाईली वेरिएबल। कुछ जो हो सकती हैं वो वैल्यू बहुत ज़्यादा वेरी करेंगी और कुछ जो होती है वो टाइटली कंट्रोल होती है। जैसे टाइटली कंट्रोल का क्या एग्जाम्पल है, पोटेशियम, कैल्शियम, हाइड्रोजन आयंस। इसमें थोड़ा सा ही चेंज अलाउड होता है, अगर ज़्यादा चेंज आ गया तो फिर बहुत ज़्यादा खतरा हो जाएगा हमारी बॉडी को, क्योंकि इन पर लाइफ बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है, राइट। और दूसरा है वेरिएबल थिंग्स। ठीक है, जो वेरिएबल हाईली वेरिएबल हो सकती हैं, जिसकी बॉडी वेट बहुत ज़्यादा वेरी करोगे तो भी चलेगा, बॉडी फैट एडिपोसिटी जिसे कहते हैं वो भी चेंज होगा तो भी चलेगा। डिफरेंट पीपल में डिफरेंट हो सकती है, सेम पीपल में भी लाइफ, उसकी लाइफ की स्टेजेस में, जैसे बचपन में कुछ बच्चे बहुत मोटे होते हैं, बड़े होकर पतले हो जाते हैं। ठीक है, ये डिपेंड करता है हर चीज़ में। ठीक है, यानी एक पर्सन की लाइफ स्टेजेस में भी ये डिपेंड चेंज होता है। ठीक है, अब डेली चेंजेस यानी कि डायनेमिक बॉडी, अपनी बॉडी डायनेमिक है यानी कि उसके अंदर डेली चेंजेस होते हैं। किसके चेंजेस होते हैं, देखो ब्लड प्रेशर चेंज होता है, हार्ट पंपिंग चेंज होती है, मेटाबॉलिज्म चेंज होता है, हार्मोन्स चेंज होते हैं। ठीक है, ये अपनी ऐसी एक्टिविटी है जो अपने एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग, अपनी डेली लाइफ के एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग ये सब चेंज होती रहती है। अब नॉर्मल वैल्यू का रियल मतलब क्या होता है, नॉर्मल वैल्यू का मतलब होता है कि फ़िक्स नंबर नहीं, नॉर्मल रेंज, जिसमें भी वेरिएशन हो सकती है। वो किस पे डिपेंड करती है अपनी नॉर्मल रेंज, एज पर, सेक्स पर, लड़का है लड़की है, ठीक है, बूढ़ा है या यंग है, और डाइट पर, कैसा खाना खाते हो आप, जेनेटिक्स पर, एनवायरनमेंट पर। ठीक है, अब जैसे स्टैंडर्ड मॉडल के अकॉर्डिंग क्या है, देखो स्टैंडर्ड मॉडल के अकॉर्डिंग है कि जो एक यंग लीन मैन है उसका वेट 70 kg होता है, सिंप्लीफाई करने के लिए ये लिख रखा है। ठीक है, बट अपन ने देखा है मॉडर्न ह्यूमंस में वेट इंक्रीज़ हो गया है, यानी कि मेल्स जो हैं उनका वेट 70 kg नहीं रहा, यूजुअली लीन यंग मेल्स का वो रहा है 88 kg और फीमेल का 76 kg। ठीक है, तो अब देखो
अब हम बात कर रहे हैं सेक्स डिफरेंसेस में। सेक्स डिफरेंसेस सिर्फ रिप्रोडक्शन से ही अपन को पता नहीं चलता है, कुछ फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस भी होते हैं और ये हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी क्यों है, ताकि अपन अपनी बॉडी को और अच्छे से जान सकें और डिज़ीज़ का ट्रीटमेंट कर सकें कि लड़कों के लिए अलग तरीके से ट्रीटमेंट होगा, लड़कियों के लिए अलग तरीके से ट्रीटमेंट होगा। अब एज इफ़ेक्ट कैसे होता है, देखो जो यंग पर्सन है उसके पास ज़्यादा मसल है, ज़्यादा बॉडी वाटर है, ठीक है। एजिंग के साथ क्या होगी, मसल कम हो जाएगी, फैट ज़्यादा हो जाएगा, बॉडी वाटर भी कम हो जाएगा और ऑर्गन के फंक्शंस भी कम हो जाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं एथनिक या जेनेटिक फैक्टर्स, डिफरेंट रेसेस या जीन्स पर ये डिपेंड करता है। ये क्या अफेक्ट करता है, ये बॉडी की कंपोजिशन, कैसे बॉडी ऑर्गेनाइज्ड हुई है, डिज़ीज़ के पैटर्न्स और कंट्रोल सिस्टम्स, ये सब किस पे डिपेंड करता है, जेनेटिक पे भी डिपेंड करता है और एथनिक, जहाँ पे आप रह रहे हो उस जगह पे भी, ठीक है। अब बॉडी जो है कॉन्स्टेंटली चेंजिंग सिस्टम होती है, इसमें बहुत ज़्यादा फैक्टर्स अफेक्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा फैक्टर की वैल्यू अफेक्ट होती है। सो नॉर्मल का मतलब होता है फ्लेक्सिबल रेंज, और ये किस पे कंसिडर होती है, सेक्स, एज, जेनेटिक्स और एनवायरनमेंट पे, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है हाई यील्ड FMGK PYQs, हम ये भी इसी में कवर कर लेते हैं, ओके। तो देखो इस चैप्टर से टोटली 10 ही आए हैं, तो देख लेते हैं। इंटरनल एनवायरनमेंट क्या होता है, ये सबसे ज़्यादा आस्क्ड क्वेश्चन है। तो इंटरनल एनवायरनमेंट क्या होता है, ECF यानी कि एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड, सेल के बाहर का फ्लूइड को इंटरनल एनवायरनमेंट कहते हैं। होम्योस्टेसिस का कंसेप्ट पूछा गया है, यानी कि होम्योस्टेसिस का मतलब क्या है, व्हाट डज मीन बाय होम्योस्टेसिस। ये हिंदी में लिखा है, इंग्लिश में लिखा है, आपको समझाने के लिए ये क्वेश्चंस इंग्लिश में ही पूछे गए थे, ठीक है। तो होम्योस्टेसिस का मतलब क्या होता है, स्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करना, अपना जो इंटरनल एनवायरनमेंट है उसको मेंटेन करना ही होम्योस्टेसिस होता है। ECF के कंपोजिशन के बारे में क्वेश्चन आया है कि जो ECF है उसमें मेजर आयन कौन सा होता है। तो हमें ये याद रखना है कि ECF के अंदर यानी एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड के अंदर मेजर आयन जो होता है वो होता है सोडियम, ठीक है। ECF के अंदर सोडियम होता है हाई, और ICF यानी इंटरनल जो आपका सेल्युलर फ्लूइड है उसके अंदर होता है पोटेशियम हाई, ठीक है। अब नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म पे सुपर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आए हैं, जैसे कि मोस्ट कॉमन कंट्रोल मैकेनिज़्म अपनी बॉडी में कौन सा है, मोस्ट कॉमन कंट्रोल नेगेटिव फीडबैक है। इसका एग्जांपल है कि BP कंट्रोल करता है, टेम्परेचर रेगुलेशन, ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा था टेम्परेचर रेगुलेशन वाला, तो है ना। पॉजिटिव फीडबैक का एग्जाम्पल पूछा गया है, तो पॉजिटिव फीडबैक का क्या एग्जाम्पल है, लेबर कॉन्ट्रैक्शन यानी कि चाइल्ड बर्थ के टाइम का, ठीक है। और भी बहुत सारे हो सकते हैं, नर्व सिग्नल्स, ठीक है, और क्लॉटिंग वाला, ये भी एग्जाम्पल हो सकता है पॉजिटिव फीडबैक का। अब ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन पे क्वेश्चन आया है, यानी कि पैसिव ट्रांसपोर्ट का एक एग्जाम्पल, तो क्या है पैसिव ट्रांसपोर्ट का एग्जाम्पल, डिफ्यूजन, ठीक है। इंटरस्टिशियल फ्लूइड वर्सेस प्लाज्मा पे क्वेश्चन आया है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, तो प्लाज्मा में प्रोटीन्स ज़्यादा होते हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में इतने प्रोटीन्स नहीं होते हैं जितने कि प्लाज्मा में होते हैं। फीडबैक सिस्टम के कंपोनेंट्स पूछे गए हैं, क्वेश्चन था कि कंट्रोल सिस्टम के 3 कंपोनेंट कौन से होते हैं, ठीक है। तो ये अपने इसके अंदर इतना लिखा हुआ नहीं है, बट ये क्वेश्चन आया है, ये आपके आगे आने वाले फिजियोलॉजी में जब एंड करोगे तो आपको समझ आ जाएगा। बट कंट्रोल सिस्टम के जो 3 कंपोनेंट्स होते हैं वो होते हैं रिसेप्टर, कंट्रोल सेंटर और इफेक्टर। तो ये अब से ध्यान रख लेना, 3 कंपोनेंट है, रिसेप्टर, कंट्रोल सेंटर और इफेक्टर, ठीक है। अडेप्टेशन फेलियर पे आया है कि होम्योस्टेटिक फेलियर हो जाएगा तो क्या होगा, अगर इंटरनल एनवायरनमेंट जो है अपनी बॉडी का वो स्टेबल नहीं रह पाएगा, अगर वो बैलेंस नहीं होगा तो फिर क्या होगा, ऑब्वियस ही बात है, डिजीज़ होगी, ठीक है। सेल बेसिक यूनिट है, उससे क्वेश्चन आया है, ह्यूमन बॉडी की फंक्शनल यूनिट क्या है, तो सभी को पता है ह्यूमन बॉडी की फंक्शनल यूनिट सेल है। तो इस लेक्चर में हमने सारे PYQs कंप्लीट कर लिए हैं, अपन ने ये पूरा जो चैप्टर था आपका फिजियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर वो अच्छे से कवर कर लिया है विद हाई यील्ड नोट्स। थैंक यू।